हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम प्राचीन भारत अध्याय 7 मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण 27 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। यह स्पेशल बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। इससे पहले शुरू करूं, मैं बता दूं कि इससे पहले 6 अध्याय हमने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये बुक बहुत अच्छी बुक है, चाहे तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर किसी भी किताब बुक स्टोर में जाकर के वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? बताना है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, बताना इसमें से कौन था? साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस प्रथम या साहर्स? तो याद रखिएगा, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अधीन कर लिया था, उसका नाम था डेरियस प्रथम। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? बताना है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 ईसा पूर्व में, 121 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा 101 ईस्वी में, या फिर 58 ईसा पूर्व में, या फिर 78 ईस्वी में? तो याद रखना है यहाँ पे, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जरूर याद रखना है। ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे कि कनिष्क की राज्याभिषेक की तिथि को वर्ष 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी को ही देखेंगे हम कि शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 78 ईस्वी को, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। इसकी प्रथम राजधानी कहाँ था? पेशावर। ठीक है, एवं द्वितीय राजधानी था मथुरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन? तो याद रखिएगा, द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान में। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण ही इतिहासकारों द्वारा द्वितीय अशोक भी से इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? बताना है कि किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पांचाओ, पानयांग, सी हुआंगटी या होटी? तो याद रखना है पांचाओ। ठीक है, पांचाओ ये चीनी सेनापति था और ये कनिष्क को पराजित किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। ये युद्ध होने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि चीनी इतिहासकारों के अनुसार देखेंगे कि युद्ध का कारण ये था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। इसी को लेकर के ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें से कनिष्क को देखेंगे कि पराजित होना पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? बताना है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, ठीक है, ये पॉइंट को पकड़िएगा, महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाह्यान? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। ठीक है, तो और ये भी याद रखना है कनिष्क कौन था? ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि चीन से होने वाले जो रेशम का जो व्यापार होता था वो सिल्क मार्ग से ही होता था। ठीक है,
ये भी याद रखना है। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका लेखक एक अज्ञात यूनानी व्यापारी या नाविक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थीं? बताना है किस वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं थीं वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी या विस्तृत थी। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो सीमाएं जो थी उनकी वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कुषाण वंश। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना यहाँ पे कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक ये फैली हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक कहते हैं, कला शैली का सम्मिश्रण है? बताना है कि कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? शिखर, वेरा, गंधार या नागर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गांधार। ठीक है, गांधार। ठीक है, तो याद रखना है कि गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है, मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क की राजधानी थी, कहाँ थी? फिरोजपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ? तो याद रखना है कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर। ठीक है, जिसे पेशावर भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर से फिरोजपुर भी कहते हैं एवं द्वितीय राजधानी थी मथुरा। ठीक है, शायद पिछला किसी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अभी। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल है, बौद्ध का नाम है या कला का बौद्ध नाम है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? तो आप लोग जानते होंगे कि मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है ना। मिलिंद पन्हो का मतलब क्या होता है? मिलिंद के प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। ठीक है, इसका काल देखेंगे तो 100 ईसा पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? बताना है काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़, अशोक का अभिलेख, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताना है कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो याद रखना है काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ये जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, बताना है कि संबंध किससे है? रुद्रदामन से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी से? तो याद रखना है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन से। ठीक है, रुद्रदामन से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा। सवाल है यहाँ पे कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? बताना है कि कौन सा वंश था,
कौन सा वंश का शासक था जो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या फिर शक वंश? तो याद रखना है ये वंश था सातवाहन वंश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया था। इन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था? सिमुक ने किया था। ठीक है, किसने? सिमुक ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, सातवाहन वंश। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बताना है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या फिर कुषाण? तो याद रखना है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के गुप्त वंश ने जारी किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख जिसे कहते हैं, तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक विम कटफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। और इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम देखेंगे कि सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखना है कि इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम देखेंगे कि सिक्कों पर जो छवि होता था, है ना, जो इमेज जो आकृति जो उत्कीर्ण की जाती थी, तो वो प्रचलन में लाया था। ठीक है, तो गुप्त ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुप्त वंश। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या फिर फिरोजपुर? तो याद रखना है कलिंग से इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा खारवेल कलिंग देखेंगे कि कलिंग जो चेदी वंश था उसका महानतम शासक था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मैच करने हैं। चलिए तो देख लेते हैं पहले यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो इधर दे रखा है आपका अधिकारी का नाम। ठीक है, इधर उसका कार्य क्या होता था ये। ठीक है, तो अधिकारी कौन होते थे? तो अधिकारी यहाँ पे दिया हुआ है, इधर कार्य दिया हुआ है, तो उसमें अधिकारी में पहला था ये तलार। तो तलार का क्या कार्य होता था? तो ये रात्रि में देखेंगे कि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी होता था। रात के समय में सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी हुआ करता था तलार। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ। पटकोल क्या था? तो पटकोल था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। पटकोल किस क्या होता था? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। तो ये हो जाएगा आपका 4 के साथ। इसके बाद है सहसाधिपति। तो ये कौन था? तो ये था चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ चला जाएगा 2 के साथ। एक बचिया का बालाधीप, तो ये हो जाएगा चुंगी का संरक्षक। ठीक है, चुंगी का संरक्षक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ए का 3 और बी का 4। ए का 3 बी का 4 कहाँ पे है? ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु से अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, प्रोटीन या फिर स्वर्ण? तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा ताम्र। ठीक है, तांबा जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कर्दमक क्षत्रपों ने तांबे की धातु में बहुत दुर्लभ सिक्के जारी किए। कर्दमक क्षत्रपों ने चांदी, तांबे और प्रोटीन में भी सिक्के जारी किए थे वैसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ताम्र, तांबा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस उल्लेख में मिलती है? बताना है कि पुष्यमित्र शुंग जो था ना, ये 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बारे में किस लेख में जानकारी मिलती है? सारनाथ लेख में या फिर बेसनगर लेख में या अयोध्या लेख में या फिर हाथी गुम्फा के लेख में? तो याद रखना है ये देखने को मिलता है अयोध्या लेख में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? अयोध्या लेख में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18 नंबर। ये है आपका 18 नंबर। सवाल क्या है यहाँ पे कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ठीक है, सबसे बड़े स्तर पर देखेंगे कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो याद रखना है विम कटफिसेस ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्रों तक प्रचलित थे। कुषाण शासक का नाम था विम काटफिसेस। तो वही व्यक्ति थे जो सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है,
और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भीम कार्ड फिशेस थे ना, तो इनके सिक्के पर एक बैल के पीछे खड़े शिव की आकृति अंकित होती थी। ठीक है, कई भारतीय देवी देवताओं एवं फारसी व ग्रीक देवताओं को कुषाण सिक्कों पर भी दर्शाया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ भी मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दिया हुआ है राजवंश, ठीक है, और एक तरफ दिया हुआ है सिक्के की धातुएं। ठीक है, तो किस राजवंश ने किस तरह के सिक्के चलवाए थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त जी चलवाया था ये स्वर्ण। ठीक है ना, सोना चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं, गुप्त रूप तरीके से रखते हैं। तो गुप्त वंश ने क्या चलाया था? स्वर्ण चलाया था। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछा है कि यहाँ पे, कि सवाल पूछा है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो सुमेलित यही हो गया फिर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन, ये स्वर्ण से इसका सेंसर हो जाएगा। कुषाण, ठीक है, कुषाण ने चलवाया था, स्वर्ण और ताम्र दोनों चलवाया था ये। ठीक है, और गुप्त वंश स्वर्ण तो देख ही रहे हम लोग यहाँ पे, और कलचुरी जो था वो स्वर्ण रजत और ताम्र तीनों चलाया था। लेकिन सातवाहन जो है ना, ये यहाँ पे देखेंगे कि स्वर्ण ये के सिक्के चलाए नहीं थे। ध्यान रखिएगा, सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, कौन सा? चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के यहाँ पे चलाए गए थे। ये भी याद रखिएगा, सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये मैच नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ भी फिर से दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। इधर सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, बताना है यहाँ पे कि कौन सा कूट यहाँ पे दिया हो गया होगा। ठीक है, नीचे अगला सवाल में होगा। ठीक है, अगला पेज में होगा। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गंधार कला, है ना। ये गंधार कला देखेंगे किससे संबंधित था? ये कुषाण से संबंधित था, है ना। और जूनागढ़ शिलालेख कहाँ देखते हैं हम लोग? ये देखते हैं रुद्रदामन में। ठीक है, रुद्रदामन का वन में। और मिलिंद पन्नाहो क्या था ये? तो आप ये देखेंगे, ये क्या था? ये आपका हो जाएगा मिनेंडर से, है ना, मिनेंडर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जाएगा 1 के साथ। और एक है तक्षशिला लेख, तो ये देखेंगे प्रतीक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3, ठीक है, बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा इधर 1, और डी का हो जाएगा 2। ठीक है, ए का 3, बी का 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का था हमारा 2, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी दिख रहा है। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर दे रखा है वैसे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या होता था? शक क्षत्रप काल में सोना और चांदी के जो सिक्का का जो अनुपात होता था वो कितना होता था? तो याद रखिएगा 1:35 हुआ करता था। ठीक है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के संभवतः सबसे पुराने दैनांकित सिक्के हैं, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ शक युग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस, फिर सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? बताना है कि किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। घंटाशाला, बोधगया, नागार्जुनी कोंडा या फिर अमरावती? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमरावती। ठीक है, अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाकु, यक्षक या खारवेल? तो याद रख सकते हैं क्या कहा गया था यहाँ पे? इक्ष्वाकु। ठीक है, क्या कहा गया था? इक्ष्वाकु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 24 नंबर। चलिए सवाल यहाँ पे है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? बताना है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो पहले यूनानी फिर शक फिर कुषाण, या फिर पहले यूनानी फिर कुषाण फिर शक, या फिर शक यूनानी कुषाण, या शक कुषाण या यूनानी? क्या होगा इसका सही क्रम? ये बताना है आपको यहाँ पे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा
यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत में फिर से देखिएगा, भारत में ब्राह्म आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले यूनानी आए थे 326 ईसा पूर्व, सिकंदर महान, फिर शक का हुआ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, और फिर उसके बाद कुषाण जो पहली शताब्दी ईसा में हुआ था। ठीक है, तो क्रम से क्या हो जाएगा, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर या वर्षों में है बताना है। ठीक है, कितना अंतर है वर्षों में, 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 320 वर्ष। तो याद रखना है 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब 135 वर्ष का अंतर क्यों है, तो अब देखेंगे कि विक्रम संवत जो है वो इसका प्रारंभ होता है 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, और कनिष्क के राज्याभिषेक 78 ईस्वी के वर्ष में शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो इन दोनों संवतों का अगर अंतर देखेंगे तो 57 और 78 दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 135 वर्ष। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि विक्रम जो संवत है उसका प्रारंभ कब माना जाता है, ईसा का जन्म यहाँ पे होता है मान लेते हैं, तो यहाँ से 57 साल पहले माना जाता है। ठीक है, और देखेंगे कि आपका जो कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो 78 ईस्वी माना जाता है। 78 ईस्वी तो मतलब जन्म से, ईसा का जन्म से 78 साल बाद, तो यहाँ पे 78 साल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका जन्म, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कनिष्क का राज्याभिषेक हो रहा है ये 78 ईस्वी में। तो पूछा जा रहा है सवाल आपसे कि विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है। तो देखिएगा कि यहाँ से यहाँ पूरा अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 57 साल और यहाँ से 78 साल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 8 7 15, 7 2 7 5 12 1 13, 8 7 15 होता है ना, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर था, तो ये 135 वर्ष था। तो यहाँ पे जानना होगा पहले कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है, तो 57 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से ठीक 57 साल पहले। और कनिष्क का राज्याभिषेक कब होता है, तो 78 ईस्वी, जिसे संवत मार्ग का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 78 साल बाद, तो दोनों का अंतर देखेंगे तो जोड़ देंगे तो 135 साल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, विवेरा, गंधार या नागर। तो याद रखना है, इसे कहते हैं गांधार। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण से एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली का प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इनका मुख्य विषय बौद्ध होने के कारण इसे इंडो ग्रीक यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के को जारी किए थे। शीशा का सिक्का कौन जारी किया था, कौन सा शासक, अस्टेटो 2, अस्टेटो 1 या फिर डेमेट्रियस या फिर मिनांडर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे अस्टेटो 2 ने जारी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिफिनेशन व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि हिंद यवन शासक अस्टेटो 2 ने भारत शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका शासनकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 25 ईसा पूर्व से लेकर के 10 ईस्वी तक माना जाता है, कुल मिला कर सकते हैं 25 और 10 35 साल चला इसका। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्योत्तर काल से 27 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।